Good morning, dear student. Myself, Sunil Raghuvanshi from Department of Electronics and Communication Engineering, SysTech, Rathiwar, Bhopal. In this third semester, I am your subject instructor of subject Network Analysis, and the subject code is EC305. इस सब्जेक्ट में हम बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं जो कि RGPV ने प्रोवाइड किया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स होती हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्क एनालिसिस, इसमें 5 यूनिट है। इसमें सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सर्किट थ्योरी। इस पहली यूनिट में हमें नेटवर्क के बेसिक पैरामीटर्स को स्टडी करना है और उसके कुछ जो बेसिक लॉज हैं उनको स्टडी करना है, जो फर्दर आफ्टर फर्स्ट नेट उसको हम अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट नेटवर्क्स में। देन सेकेंड यूनिट जो आपके पास है वो नेटवर्क टोपोलॉजी। आफ्टर दैट नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम हम इसलिए यूज करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए हम नेटवर्क थ्योरम का यूज करते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ यूनिट जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस। इस यूनिट में हम AC सर्किट्स की स्टडी करेंगे। जब हम नेटवर्क में AC इनपुट्स अप्लाई करते हैं तब उसका जो इफेक्ट आता है नेटवर्क में वो किस टाइप से आएगा उसको हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट 2 पोर्ट नेटवर्क। सो इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। लेट्स सी। तो RGPV के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली यूनिट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू सर्किट थ्योरी। इस पूरी यूनिट में जो हमें ऑब्जर्व करना है उसके कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट। हमें इस सर्किट्स में या इस यूनिट में जो बेसिक एलिमेंट यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देन फिर लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट के बारे में पढ़ना है। लीनियर सर्किट कौन कौन से होते हैं, नॉन लीनियर सर्किट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखेंगे। एंड थर्ड वन इज सर्किट, मीनिंग ऑफ सर्किट ग्राउंड। ग्राउंड सर्किट इट मीन्स पूरे सर्किट को ग्राउंड करने का क्या मतलब होता है। वोल्टेज रिफरेंस क्या होते हैं, 2 टर्म यूज करेंगे हम इसमें, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये 2 पैरामीटर हैं। किसी भी नेटवर्क में हम या तो हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे या फिर हम करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट था आपके पास नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट एंड एनालिसिस का मतलब है टू फाइंड द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेटवर्क का मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की जो ब्रांचेस है उनका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तब हमें नेटवर्क फाइंड आउट होता है। और उन ब्रांचेस के अक्रॉस अगर हम करंट या वोल्टेज या पावर या दूसरे पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। ओके, एंड देन फोर्थ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क एंड करंट डिवाइडर नेटवर्क। ठीक है, बहुत बड़ा सर्किट है आपके पास। इसमें अगर हम देखें तो वोल्टेज, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बहुत सारे पार्ट्स में भी टूटता है, या करंट सोर्स होगा तो करंट की जो है वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूटता है। तो उसकी हम स्टडी करते हैं वोल्टेज डिवाइडर से और करंट डिवाइडर कॉम्बिनेशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिट इज टू अंडरस्टैंड द KVL एंड KCL लॉ। KCL law stand for Kirchhoff current law and KVL stand for Kirchhoff voltage law। and इस पर बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप लोगों को इस यूनिट का एक ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा बेसिक सर्किट एनालिसिस।
ठीक है, इस टॉपिक में हम जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बेसिक सर्किट एलिमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। पहला हमारे पास सर्किट एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट एंड दूसरा आपके पास है एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच आर कंज्यूम पावर और एनर्जी, पावर या एनर्जी। ठीक है, या तो हम पावर बोल सकते हैं या एनर्जी। तो पावर हम नहीं बोलेंगे, हम एनर्जी सोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन एलिमेंट होते हैं? ये वो एलिमेंट होते हैं जो सर्किट में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूम मतलब है कि खा जाना। ठीक है, कंज्यूम करना। कहाँ से कंज्यूम करेंगे? सर्किट्स में आपके पास अदर एलिमेंट्स होंगे। जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पावर या एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पैसिव एलिमेंट्स एग्जांपल है रजिस्टर, दूसरा आपके पास इंडक्टर एंड तीसरा कैपेसिटर। तो दीज थ्री एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज पैसिव एलिमेंट। ठीक है, इन तीनों पैसिव एलिमेंट्स जो हैं उनका यहाँ पर एक मैंने सर्किट सिंबल बनाया है। रजिस्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल है आपके पास और ये इंडक्टर का सिंबल है। ठीक है, ये तीन सिंबल जनरली आपको किसी भी नेटवर्क में मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना ये है कि रजिस्टर को पहचानते आना चाहिए सिंबल से, कैपेसिटर को भी पहचानते आना चाहिए आपको कि कैपेसिटर है, और ये इंडक्टर का सिंबल है। दिस इज कॉल्ड सर्किट सिंबल। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कौन से एक्टिव एलिमेंट होते हैं? वो एलिमेंट जो एनर्जी या पावर को डिलीवर करते हैं। कहाँ डिलीवर करेंगे? टू द नेटवर्क, टू द अदर प्रेजेंट एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। पैसिव एलिमेंट होता है वो कंज्यूम करता है पावर को या एनर्जी को, और एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो पावर या एनर्जी को डिलीवर करते हैं। तो हमारे पास दो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास। सबसे पहला एक्टिव एलिमेंट है आपके पास वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। सो दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है, जो नेटवर्क में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये कॉइल टाइप का होता है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। ये रजिस्टर है आपके पास, ये प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है, ये रजिस्टर है। These three are called passive element and active element कौन कौन से होते हैं? वोल्टेज सोर्स, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, तो सर्किट्स में हम आईसीज का भी यूज करते हैं। ये जनरली आपके पास मदरबोर्ड में यूज होती है। लेकिन हम जब नेटवर्क पढ़ेंगे तो दो टाइप के सोर्स होते हैं, एसी सोर्स, डीसी सोर्स। दिस इज कॉल्ड बैटरी, दिस इज कॉल्ड डीसी सोर्स। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपन विद रजिस्टर। पहला बेसिक पैसिव एलिमेंट है हमारे पास रजिस्टर। ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? अपोज और रिस्ट्रिक्टेड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अपने अंदर से जब इसमें से कोई करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करने का काम करता है। ठीक है, अपोज करना मतलब है कि ये अपने अंदर से करंट को बहने नहीं देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड this is the symbol of resistance. Now if this resistance is connected to a circuit, अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करें जिसको हम लिखते हैं V, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज। ये आपने अगर वोल्टेज अप्लाई किया अक्रॉस दिस V वोल्ट, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड I एंड दिस इज R। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर इज नथिंग बट V, और आपको ओम्स लॉ मालूम ही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, या V इज इक्वल टू I। तो हमारे पास इस सर्किट की इक्वेशन बन जाती है V इज इक्वल टू I, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज इक्वेशन। एंड I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो V बाय R। ये सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन हमें यूज करना है इस सर्किट में। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द रजिस्टर ऑफ द
resistor. Mathematically we can express in this term. Here R is the resistance, V is the voltage and I is the current. Okay, next सेकेंड एलिमेंट देखते हैं अपन। हमारे पास जो है वो सेकेंड एलिमेंट है इंडक्टर। इंडक्टर जनरली क्या होता है आपके पास, इंडक्टर विल हैव नंबर ऑफ टर्न, एक कॉइल की तरह होता है। ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर बहुत सारी कॉइल मूव करनी, ये नंबर ऑफ टर्न हमने लगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिनॉइडल। हम इसको इस तरीके से भी बना लेते हैं, ये हमारा कॉइल जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास, जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस कर लेता है। इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है हमारे फ्लोइंग करंट पर, कितना आपने करंट फ्लो किया है। ठीक, और इन दोनों का जो रिलेशन है आपके पास इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, वो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन। ठीक है, चलिए अगर हम इसको एक नेटवर्क की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है ये वाला, इसमें देखिए कि इस इंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसकी थ्योरी भी लिखी है, देखते हैं अपन। इफ वी आर अप्लाइंग द वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टर एंड द करंट फ्लो I, then what happen, the induced magnetic flux is directly proportional to I। ठीक है, सो द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं अपन L। सो phi is equal to Li, L is nothing but इंडक्टर या इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। ठीक है, सो व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इज नथिंग बट द डिफरेंशिएट d by y by dt, where y is Li। जब हम इसमें से इस इक्वेशन y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वोल्टेज मिलेगा dLi by dt। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो L है वो तो कांस्टेंट है, तो L बाहर आ जाएगा। I जो आपके पास है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये I जो है वो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि समय के अनुसार करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट अंदर ही रहेगा, तो अगर फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू L di by dt, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है अक्रॉस द इंडक्टर, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से करंट का फॉर्मूला बनाते हैं तो V L इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/L, ये डिफरेंशिएट ऑपरेटर था, जब हम इधर लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V dt, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये करंट का फॉर्मूला है अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना है, जब हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज किस तरीके से फॉर्म होता है या इंड्यूस वोल्टेज किस तरीके से आएगा, और इसमें जो करंट फ्लो होगा उसका अमाउंट सिंगल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। L जो है आपके पास इज द इंडक्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट हम देखते हैं कैपेसिटेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर जनरली आपके पास क्या होता है, इज नथिंग बट, ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा, इट इज ए टू कंडक्टिव प्लेट्स सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। If the positive voltage is applied the capacitor, then it stores positive charge। यहाँ जो पॉइंट मैंने लिखा है this is called store, मतलब जब हम एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जिससे अगर हम एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज मिलता है, और जितना चार्ज हम देते हैं वो ये स्टोर करके रख देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज नथिंग बट ए स्टोरेज एलिमेंट। ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज मतलब क्यू। ठीक है, क्यू होता है हमारे पास चार्ज। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप के मैंने सिंबल्स बनाए हैं कैपेसिटर का सिंबल्स है। यहाँ पर एक सिंबल ये बनाया है और एक ये बनाया है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नॉन पोलराइज्ड है और ये पोलराइज्ड है। नॉन पोलराइज्ड का मतलब है कि इन दोनों प्लेट पर हमें ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट पर
नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर नॉन पोलराइज्ड है, यहाँ पर हमें पता नहीं लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पोलराइज्ड फॉर्म। यहाँ पर ये जो आपके पास प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो दिस इज पोलराइज्ड फॉर्म, दिस इज नॉन पोलराइज्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए इस सर्किट को अपन देखते हैं। यहाँ पर जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होता है आई। तो इस पर अक्रॉस वोल्टेज, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि कैपेसिटर इज नथिंग बट ए चार्ज स्टोरेज एलिमेंट, ये चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो डेफिनेटली बात है कि हमारे पास जो इक्वेशन आएंगे उसमें Q चार्ज का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो इस पर जो इंड्यूस चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज V के। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हमने लिया है C, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो चार्ज की इक्वेशन क्या हुई, कैपेसिटर क्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ, Q इज इक्वल टू CV, C where Q is the charge stored in the capacitor and C is the capacitance of the capacitor and V is the applied voltage, okay। अब आपको डेफिनेशन मालूम ही है, तो Q is equal to CV। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ये करंट की इक्वेशन है। आपको मालूम है करंट क्या होता है, dQ by dt। dQ by dt का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया जैसे इसका चार्ज स्टोरेज एलिमेंट, तो इसमें चार्ज का फ्लो जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। सो करंट इज नथिंग बट dQ by dt। तो Q की वैल्यू जो है हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड Q की वैल्यू है CV। तो जैसे कि I इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास dCV by dt। C इज द कांस्टेंट है, इट इज डिफरेंशिएटर ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगी dV by dt। वोल्टेज जो है वो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, सो ये बाहर नहीं आ सकता इस ऑपरेटर से। तो करंट की इक्वेशन आपके पास आ गई है C dV by dt। ये आपको याद रखना है, दिस इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड वोल्टेज इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो C यहाँ चले जाएगा, तो 1/C डिफरेंशियल ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑपरेटर में। सो V इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रेट I dt। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये भी आपको याद रखना। सो यहाँ पर ये तीनों बेसिक एलिमेंट्स आपके खत्म होते हैं। पहला बेसिक एलिमेंट था हमारे पास रेजिस्टेंस, दूसरा था कैपेसिटर इंडक्टेंस और तीसरा आपके पास कैपेसिटर। इसके जो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये C है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनली रेजिस्टेंस है। जैसा कि इंडक्टर में मैंने बताया था उसमें L था हमारे पास इंडक्टेंस, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का मतलब। और यहाँ पर हमारे पास है C, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, और ये आपके पास R है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तीनों जो होते हैं वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके पास सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। दो तरीके के कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है आपके पास, सबसे पहले हम एलिमेंट रेजिस्टेंस एलिमेंट देखते हैं अपन R के फॉर्म में रेजिस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज रजिस्टर, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो फॉर्मूला बनता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल में क्या होगा आपके पास, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस
पैरेलली ज्वाइंट होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज, जो देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज आपने अप्लाई किया था ये वाला, ये दो पार्ट में टूट गया, V1 एंड V2। मतलब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सिमिलरली पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर ये जो I आपके पास करंट था वो दो पार्ट में टूट गया, I1 और I2। ठीक है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस आपके पास इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2, और वी कैन से दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पर बन जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सिमिलरली इंडक्टेंस में अगर हम देखते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को, तो दो इंडक्टेंस यहाँ पर देखिए L1, L2, Ln, नंबर ऑफ इंडक्टर कनेक्ट है आपके पास सीरीज में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस में सेम फॉर्मूला चलता है, दिस इज कॉल्ड एडिशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में सेम है वही अपन 1/L1 1/L2 एंड सो ऑन। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इन दोनों केसेस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सेम चलते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं तीसरा, थर्ड, कैपेसिटर एलिमेंट। जब कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, तो जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है हमारे पास ये उल्टा हो जाता है और फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास 1/C1 इज इक्वल टू, सॉरी 1/C, मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो सीरीज का है वो यहाँ पर पैरेलल में मिल रहा था हमें कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केस में, और यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होते हैं। ओके, जो यहाँ पर हमें पैरेलल सीरीज में मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों उल्टा है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं। यहाँ पर जो सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है आपके पास वो यहाँ पैरेलल में होता है, और जो यहाँ पर सीरीज में होता है वो यहाँ पर पैरेलल में होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा सर्किट में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, तब इन फॉर्मूले का यूज होता है। वंस अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, इंडक्टेंस ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कैपेसिटर जब ऐड होगा तो उसके लिए पैरेलल कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, एग्जांपल समझते हैं अपन। ये एग्जांपल यहाँ पर एक नेटवर्क है हमारे पास, ये नेटवर्क है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में आप देख रहे हैं दो रेजिस्टेंस हैं, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कनेक्शन पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि जब इन दोनों के बाद हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो भी V है, और यहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस वो भी कितना है, V होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो आपके पास I है। तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, फर्स्ट एक यहाँ पर जा रही है करंट I1 और एक करंट यहाँ पर जा रही है I2। दो करंट फाइंड आउट हो गए यहाँ पर, I1 और I2। मतलब करंट डिवाइड हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो 1/5 दोनों का एलसीएम लेंगे 5, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2/5।
इसको हम उल्टा कर लेते हैं तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2, इट मीन्स 2.5 वैल्यू। एक आंसर ये आ गया हमारे पास, इसमें हमसे पूछा गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अगर हम इन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, जैसे कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि वोल्टेज तो सेम है इन दोनों के अक्रॉस, ठीक है। तो हम यहाँ पर I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, जो कि यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू हमने लिया था I इंटू R, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू हो जाता है V/R, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू 20/5 4 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा सेम 4 एम्पियर, ठीक है। ओके, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 8 एम्पियर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था आपके लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल है, कैलकुलेट द टोटल करंट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। आपको ओम्स लॉ का यूज करके यहाँ पर करंट निकालना है। करंट मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, IS की वैल्यू। चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल। सबसे पहले एक नोड बना लीजिए, यहाँ पर एक नोड ये बना लीजिए, एक नोड यहाँ पर, ठीक है। ये इस नोड का नाम दे दीजिए A, इस नोड का नाम दे दीजिए आप B। A और B के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? एक कनेक्शन है, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। तो ये तीनों कनेक्शन क्या है, सीरीज में है, एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं आपको A से B तक जाने के लिए। तो पहले पार्ट में 3 रेजिस्टेंस हैं, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है अगेन 10 ओम और तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20। तो तीनों क्या है आपके पास सीरीज में है। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होगा 10 + 10 + 20। इट मीन्स ये पूरे का पूरा रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाएगा। तो 10 + 10 + 20 इज इक्वल टू RS या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 40 ओम्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, ये आपके 40 ओम्स आ गया। अब हम करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई करके, सिंपल V इज इक्वल टू IR या IS इज इक्वल टू V/RS। 20 ओम्स माला में आपका वोल्टेज दिया हुआ है आपको, R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया था 40 ओम्स, तो 20 वोल्ट डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू वहां पर आ गया IS इज इक्वल टू 5.5 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, ओके। सिंपल है। तो सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं नेटवर्क में ओम्स लॉ यूज करके, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके। चलिए अपन एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, ये आपके पास एक सर्किट एलिमेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 ओम और 4 ओम जो है आपके पास ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो R3 एंड R4 आर एडेड, तो दिस ब्रांच इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल ब्रांच एंड द रिजल्टेंट, और जो परिणाम आपके पास मिलेगा दोनों को ऐड करने के बाद वो मिलेगा 10 ओम। 10 ओम हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 10 ओम में, और फिर ये जो 10 ओम है ये इस R2 के साथ पैरेलल है। R2 के साथ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इसको अपन बोल देंगे 1/R1, सॉरी 1/R2, 1/R3 को, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूले के बाद अपन निकाल सकते हैं 1/R1, एलसीएम आएगा 10, फिर ऊपर आएगा 2, उसका उल्टा कर देंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा 5 ओम। इस पूरी ब्रांच का रिजल्टेंट कितना मिला हमें 5 ओम। फिर ये R1 और जो रिजल्टेंट 5 ओम्स आया ये किसमें है, सीरीज में, तो ये दोनों ऐड हो गए यहाँ पर। तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12 ओम। तो पूरा सर्किट जो है उसका रिजल्टेंट आपके पास कितना निकला 12 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। सिंप्लीफाई तरीके से हो गया, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो था उसको हमें सिंप्लीफाई कर दिया, ओके।
चलिए ठीक है, अपन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पर, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स पर। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुनील रघुवंशी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टेट राजकोट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था पैसिव एलिमेंट्स के बारे में, वैसे ही इस क्लास में हम लोग देखते हैं एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, इसका सेकंड टॉपिक है आपके पास वोल्टेज एंड करंट सोर्स। वोल्टेज एंड करंट सोर्स जो है आपके पास वो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। चलिए देखते हैं अपन एक्टिव एलिमेंट सोर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है डिलीवर एनर्जी, मतलब जो सर्किट्स में एनर्जी को डिलीवर करते हैं, पावर को देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन डिलीवर द एनर्जी टू द सर्किट और टू द अदर एलिमेंट्स। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ sources, one is independent source and second is dependent source. Independent source means जो कि स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, और डिपेंडेंट सोर्स का मतलब है जो वे सोर्स जो किसी और सोर्स पर डिपेंड करते हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सोर्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास, पहला होता है आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा हमारे पास है करंट सोर्स। फर्दर वोल्टेज सोर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड देन प्रैक्टिकल। सिमिलरली करंट सोर्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकली करंट सोर्स। तो दो टाइप के सोर्स हमें पढ़ना है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ओके, चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड DS वोल्टेज सोर्स। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल का मतलब होता है आपके पास स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इट शुड बी 0। ठीक है, आइडियल और प्रैक्टिकल, ये हमारे पास प्रैक्टिकल ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पर। प्रैक्टिकल और आइडियल में दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का डिफरेंस है यहाँ पर RS। आइडियल में RS की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। इसीलिए जब हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखते हैं तो देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी एलिमेंट। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है ये कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है आपके पास वो किसके बराबर होगा, एज इनपुट वोल्टेज VS के बराबर होगा। मतलब जब आप वोल्टेज देखेंगे और करंट देखेंगे तो वोल्टेज थ्रू आउट टाइम लिमिट कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी आपने अगर 3 घंटे के लिए भी रखी है, जब तक उसको सर्किट में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो 5 वोल्ट की रहेगी। तो अपन कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या रहेगा आपके पास, इस वोल्टेज सोर्स का एक अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं RS, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है आपके पास, इस वोल्टेज की वैल्यू को धीरे धीरे कम करता चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन जब हमने इंटरनली सोर्स उसका कनेक्ट किया है तो इसका जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड वोल्टेज सोर्स। आपको ध्यान ये रखना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है और प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट सोर्स, जो आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, दो टाइप के करंट सोर्स होते हैं आपके पास, आइडियल एंड प्रैक्टिकली। फर्दर तो आइडियल करंट सोर्स में जैसे कि बताया आपके पास कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज शुड बी 0 ओम। ओके, सो सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट है। यहाँ पर आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम वोल्टेज सोर्स के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में बताया था, जैसे कि देखिए वोल्टेज सोर्स के क्रॉस रेजिस्टेंस कहाँ पर कनेक्टेड था, सीरीज में, और यहाँ पर करंट सोर्स के क्रॉस जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कहाँ पर है, पैरेलल ही कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट फॉर आइडियल वो करंट सोर्स। ओके, ये इसका ग्राफ है, देख रहे हैं आप कि हम वोल्टेज अगर बढ़ाते जाते हैं तो भी करंट में कोई चेंजेस नहीं आता, करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर हम टाइम का ग्राफ लें, यहाँ पर अगर हम टाइम टी ले लें तो टाइम टी के अकॉर्डिंगली आपके पास जो करंट सोर्स है वो थ्रू आउट द ड्यूरेशन कांस्टेंट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता रहेगा। दिस इज आइडियल करंट सोर्स। ना प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट होगा आपके पास V/S, के पास जो वोल्टेज है वो और रेजिस्टेंस जो है RS। ठीक है, तो करंट इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, IS माइनस, क्योंकि ओरिजिनल आपके पास IS था, इसमें कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एंड दिस इज आइडियल। ओके, बात समझ में आ गई आपको, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। एक और पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स डू नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, मतलब कि ये दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं। आइडियल का मतलब 100%, और आपको मालूम ही है कि देयर इज नो 100%, कोई भी चीज 100% में अवेलेबल नहीं होती है। ओके, पॉइंट क्लियर है आपके पास। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे या करंट सोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके माइंड में ध्यान आना चाहिए कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके पास एनर्जी सोर्सेज। फर्दर एनर्जी सोर्स या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपके पास जो है एक्टिव एलिमेंट के अंदर ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट, ये अपन ने अभी देख लिया आइडियल और प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। दूसरा आता है डिपेंडेंट सोर्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको दो टाइप के सोर्स होते हैं आपके पास, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। तो ये आपके पास है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स चार तरीके से, तो यहाँ पर दो सोर्स हैं। ठीक है, तो या तो एक सोर्स दूसरे सोर्स पर डिपेंड कर सकता है या फिर दूसरा सोर्स पहले वाले सोर्स पर डिपेंड कर सकता है, या फिर वो अपने ऊपर ही डिपेंड कर सकता है। तो अगर दो इनपुट्स हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 4 तरीके के डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। डिपेंडेंट सोर्स मैंने एक पॉइंट यहाँ पर और लिखा है कि डिपेंडेंट सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल सोर्स, मतलब कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिपेंडेंट मतलब है किसी दूसरे पर डिपेंड करना। जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं तो हम उसके कंट्रोल में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे वो हमें घुमाएगा या जैसे वो हमें ट्रीट करेगा वैसे ही हम ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम बैठ जाएं तो हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो हम उसके कंट्रोल में चल रहे हैं। सो डिपेंडेंट सोर्स इज कॉल्ड कंट्रोल सोर्स। ठीक है, there are 4 type of control source. First is voltage controlled voltage source, मतलब जो वोल्टेज सोर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट सोर्स पे। थर्ड इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड फोर्थ इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, इन चारों को मैंने यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या उसका नोटेशन ड्रॉ किया है। ये आपके पास सिंबल है डिपेंडेंट सोर्स का। फर्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो Vs है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, 6Vx। मतलब Vx क्या है आपके पास, ये Vx एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू पर ये पूरा वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सिंबल इज नथिंग बट वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये Vx कंट्रोल कर रहा है। ठीक है,
Vx की वैल्यू हमें अभी यहाँ तो नहीं मालूम है, तो ये एग्जाम्पल है, जब आप सर्किट पे निकालेंगे तो ये Vx की वैल्यू आपको मिलेगी या फिर दिया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वोल्टेज सोर्स अगेन Vs इज डिपेंड अपॉन 6000 इंटू IS। IS का मतलब IX का मतलब क्या है? करंट। तो इसको बोल सकते हैं हम दिस इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये करंट जो है इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। एंड थर्ड वन इज, क्या लिखा हुआ है? ये करंट का सिंबल है, करंट अपवर्ड जा रही है, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है Vx मतलब अगेन वोल्टेज सोर्स। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये करंट सोर्स जो है वो इस Vx की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। Vx अगर 0 हो गया सपोज दैट, तो इसकी थ्रू आउट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर ये लार्ज हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज देखते हैं यहाँ पर IS है, दोनों करंट है, तो हम लिख सकते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये जो करंट है आपके पास IS, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? IX पर। तो IX इज कंट्रोल्ड बाय दिस करंट, तो दिस इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, चलिए ये आई होप आपको ये सोर्स कन्वर्जन पता समझ में आ गया होगा कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स कैसे लिखते हैं, उनका सिंबल क्या क्या है। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला है, या फिर आप लॉ कह सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। हम करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स को हम करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज सोर्स के अंदर आपस में डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि मैंने बताया था। चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं सोर्स कन्वर्जन। तो सबसे पहला सोर्स कन्वर्जन यहाँ पर है वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन। यहाँ पर मैंने VS लिखा हुआ है, वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया, उसके अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। जब हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि जब करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा IS में, तो क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास ये उठ के आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन में। और जो IS की वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? IS की वैल्यू होगी V/R बाय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। जैसा कि यहाँ पर मैंने अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है जो आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पर कन्वर्जन, ये वोल्टेज सोर्स जो है वो करंट में कन्वर्ट हुआ, तो करंट की वैल्यू किस पर आएगी? V/R। R कौन सा है? ये वाला R है। ठीक है, अब ये सीरीज में था तो कहाँ चला गया उठ के? ये चला गया पैरेलल में, उठ के चला गया। ओके, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा आपके पास? अगर हम करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो R है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये कहाँ चला जाएगा? सीरीज में चले जाएगा VS के बराबर। R की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, R एज इट इज वही के वही है, लेकिन V की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? IR पर। अगेन ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। ये क्लियर है आपके पास सोर्स ट्रांसमिशन। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब वोल्टेज को हम करंट में कन्वर्ट करेंगे तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो उसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो उसके सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये था हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिया है, यूज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड V0 इन द सर्किट। V0 कहाँ दिया हुआ आपके पास? ये दिया हुआ 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है V0। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट किया है। हमने क्या किया? आप देख रहे हैं कि जो ये वोल्टेज सोर्स है ये वाला, ठीक है, इसको हम ये करंट सोर्स है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर V इक्वल टू ओम्स लॉ हो जाएगा आपके पास I इंटू R। तो I कितना है? 3 एंड R कितना है? 4। 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। तो आपके पास वोल्टेज मिल गया हमें 12 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के कहाँ पर चले जाएगा? सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक, बाकी रेजिस्टेंस एज इट इज है 2 ओम है हमारे पास।
8 ohms एज इट इज है। नेक्स्ट ये जो वोल्टेज, ये आपके पास जो लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। जो ये वोल्टेज सोर्स है आपके पास 12 वोल्ट और 3 ohms जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में, और करंट सोर्स जो आपके पास है वो अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा ये हमारा करंट सोर्स ही बनेगा। ठीक है, 3 ohm रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज में कनेक्टेड है वो कहाँ पर कनेक्टेड हो गया, पैरेलली कनेक्टेड हो गया। और जो वोल्टेज सोर्स है वो करंट में, करंट 4 ohm कहाँ से आया आपके पास, ये I की वैल्यू हम जानते हैं ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास V डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो V कितना था यहाँ पर 12 वोल्ट, तो 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, तो ये आपके पास दो सोर्स कन्वर्जन हुए, एक करंट सोर्स कन्वर्ट इनटू द वोल्टेज सोर्स एंड सेकेंड वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्ट इनटू द करंट सोर्स। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी किस तरीके से आएगी या करंट सोर्स की पोलैरिटी कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर देख रहे थे अपन करंट कहाँ जा रहा था, डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स आएगा वो आएगा प्लस माइनस, तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी आई वो आई प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था ये सेकेंड वाले में, इसका प्लस माइनस मतलब करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन में क्या आएगा हमारे पास, अपवर्ड आएगी। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए, ये हमारे पास सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आया, इसको फर्दर अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर मैं फिर से इस वाले सर्किट को अगर मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो वापस यहाँ चले जाऊंगा, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट करने से कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, इसको अपन नहीं कर सकते हैं, हम वापस यहाँ चले जाएंगे। अब देखिए क्या है हमारे पास, ये दो जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 ohms हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 और 3 ohms ये किसमें आपके पास है, ये आपके पास कनेक्टेड है पैरेलली। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस में, कर सकते हैं रेजिस्टेंस में। ओके, क्लियर है पॉइंट आपके पास। तो ये 6 हो गया है और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, ये ऐड हो गया 4 + 2 6। अब यहाँ पर देखिए कितना होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 × 3 24 डिवाइडेड बाय 8 + 3 11 रेजिस्टेंस जाएगा यहाँ पर। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल करंट कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का बना के, लेकिन हमें ये सीरीज और पैरेलल नहीं यूज करना, हमें क्या बोला है, यूज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ से अपन ने ये वाला सर्किट था हमारे पास प्रीवियसली, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, पेन है, इस सर्किट को हमने इसमें कन्वर्ट किया है। इस कन्वर्ट में कैसे किया, आपके पास 4 एम्पियर एज इट इज है, 3 ohm रेजिस्टेंस एज इट इज है, 8 ohm अक्रॉस द वोल्टेज V0 एज इट इज है। अब 4 + 2 6 है, ये कहाँ पर कनेक्टेड है, सीरीज में, तो यहाँ पर कनेक्टेड हो गया पैरेलल में। और जो वोल्टेज सोर्स आएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अभी प्लस माइनस प्लस था, डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट बन गया आपके पास। अब इस सर्किट्स को अपन फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास वोल्टेज सोर्स में और करंट सोर्स में। ठीक है, आफ्टर सॉल्व दीज two sources, voltage source, current source and again current source, we convert into this form। और जो फॉर्म है आपके पास वो इस तरीके का है, पेन क्यों नहीं आ रहा, ये आगे कहना वहाँ पर, ये जो फॉर्म है आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक 2 एम्पियर है, एक रेजिस्टेंस है आपके पास 2 ohm का, और एक हमें जो वोल्टेज निकालना है V0 अक्रॉस द 8 ohm रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर करंट डिवाइडेड रूल लगाएंगे हम। करंट डिवाइडेड रूल क्या बोलता है, मैं इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पर क्या होगा आपके पास, अगर आपको इसके अक्रॉस करंट निकालना है, इस
रेजिस्टेंस क्रॉस करंट निकालना है तो करंट आई है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 8 + 2, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है अपोजिट रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय 8 + 2 इंटू करंट सोर्स कितना है 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो करंट आया आपके पास वो आ गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, सो इसके बाद वोल्टेज कितना हो जाएगा V0 इज नथिंग बट IR, आई कितना है आपके पास 0.4 इंटू आर कितना है 8 ओम, 8 ओम यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 वोल्ट। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको जो फाइंड आउट करना था V0, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 3.2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटरमाइन द L इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए बी। यहाँ पर जो ए और बी है इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, L Q इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। आपको दिख ही रहा है ए 60, 20 और 30 मिली हेनरी, ये तीनों इंडक्टेंस किसमें है पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/60, 1/20, 1/30, तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो कितना है 1/10। तो हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक 10 मिली हेनरी के इंडक्टेंस से। ओके, ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये 10 ओम्स आपके पास किस में कनेक्टेड है 25 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और फिर ये दोनों सीरीज है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये दोनों कैसे हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 25 + 10, ये देखिए यहाँ पर ऐड हुआ है 25 + 10 35, और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके साथ है 10 मिली हेनरी के साथ पैरेलल में है, तो ये आ गया आपके पास 10, तो 10 पैरेलल विद दिस। सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10 × 35 डिवाइड बाय 45। तो आंसर इज द 10 इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज 7.77 मिली हेनरी। ओके, ये आ गया आपके पास। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, दिस इज योर होमवर्क, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालिएगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये 2, आप उसको घर पर ट्राई करिएगा, फिर अपन देखते हैं। चलिए ठीक है, इस पर बेस न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर दूसरे टॉपिक्स को भी स्टडी करते हैं। थैंक यू।